नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशन .com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं अभी खड़ा हूँ अशोका रोड 44 नंबर। यह 44 नंबर बंगला आज से मुद्दत पहले फूलन देवी का हुआ करता था। आज से लगभग 22 साल पहले 25 जुलाई 2001 उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोपहर का करीब 1:35 के आसपास इस 44 नंबर बंगले में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेता या ब्रांडेड क्वीन भी कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में आने के कारण उन्हें कोई डकैत नहीं करते थे। फूलन देवी का यहीं पे हत्या हुआ। हमारे देश में राजनीति भी गजब चीज है। अगर राजनीति में राजनीतिक नेता के लिए आप बहुमूल्य हैं तो अपराध का स्तर चाहे कितना भी अधिक हो, आप माफी के योग्य हैं। सरकार कुछ भी कर सकती है। फूलन देवी पे तकरीबन 22 हत्या, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे थे। फूलन देवी जब सरेंडर की थी तो सरेंडर करने के बाद से लेकर सन 94 तक वो करीब 11 साल जेल में थी। इन 11 सालों के दौरान जेल में उसे जो भी सजा या आधिकारिक तौर पे जो उसे मुहैया कराया गया था वो सभी काम जेल के अंदर की। जब मुलायम सिंह यादव, आज नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फूलन देवी के विरुद्ध जितने भी मुकदमे थे ये सभी मुकदमे 1993 में हटा लिए गए। परिणाम यह हुआ कि 1994 में तिहाड़ जेल से फूलन देवी बाहर आई। तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 से जैसे ही लोहे के गेट से उसका बाहर निकलना हुआ, उसका शरीर बाहर आया, फूलन देवी बैंडिट क्वीन नहीं थी। फूलन देवी एक राजनीतिक नेता के रूप में उभर रही थी। फूलन देवी पे निगाहें थी मुलायम सिंह यादव की, फूलन देवी पे निगाहें थी अमर सिंह की, समाजवादी पार्टी के दो शीर्षस्थ नेता जिनकी तूती बोली जाती थी। उनके हाँ पे ही समाजवादी पार्टी में हाँ, ना कहने पे ना थी। मैं संडे अखबार, संडे पत्रिका के तरफ से तिहाड़ के जेल नंबर 2 में गया था। सुबह में, अगले सुबह फूलन देवी का रिलीज होना था और मैं जेल पहुंचा था। उस समय जेल के सुपरिटेंडेंट थे यादव साहब। मैं सिर्फ उनसे यह कहा कि मुझे 10 मिनट के लिए जेल के अंदर जाना है। उस जमाने में हाथ पे एक ठप्पा लगता था, वो ठप्पा लगा और मैं जेल नंबर 2 में दाखिल हो गया। फूलन देवी से बातचीत किया। बातचीत क्या कहेगी, क्या उस समय उसकी भावना थी, क्या उसकी सोच थी, यह हर एक व्यक्ति जानता था। मैं भी थोड़ा बहुत जानता था। तो फिर बातचीत के दौरान एक इंटरव्यू बनी और वो इंटरव्यू, उसका जो कारावास का अवधि था, उस कारावास के कालखंड का सबसे अंतिम इंटरव्यू था। दूसरे दिन उसे मैं और जितने भी लोग थे, उसके चाचा, चाचा के परिवार, उसकी बहू, उनकी बेटी मुन्नी, फूलन देवी की छोटी बहन उमेद सिंह और ये तमाम लोग, हम लोग तिहाड़ जेल में थे। तिहाड़ जेल के बाहर उसे लेकर फिर हम लोग पहुंचे किंग्सवे कैंप, जहां उसके चाचा रहते थे। किंग्सवे कैंप में जब हम विश्वविद्यालय की तरफ से जाते हैं तो किंग्सवे कैंप पहुंचने के बाद बाएं तरफ एक गली जाती थी। उसी गली के अंतिम छोर पे फूलन देवी के चाचा रहते थे। उस दिन का जो दृश्य था, मेरे साथ नितिन राय थे। नितिन राय फोटोग्राफर, नितिन राय रघु राय के पुत्र हैं। संडे में वो थे। हम लोग, मैं फूलन देवी को कवर स्टोरी के लिए, कवर की तस्वीर के लिए उसे इस तरह चेहरे को पकड़ के, उसका जो एक चेहरे की सफाई,
बिंदी टिकली सारे चीज मैं लगाया था अपने हाथों से। और फिर यह कहानी छपी पूरन देवी के बारे में। करीब 17 पन्ने की कहानी संडे में प्रकाशित हुई थी। उसी दौरान मैं जो अनुभव किया था उमेद सिंह के बारे में, कि उमेद सिंह के साथ उसकी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन उमेद सिंह और फूलन के बीच में जो आंखों का एक तारतम्य था, उस तारतम्य से यही लगा कि फूलन देवी उमेद सिंह से शादी करेगी या फिर उमेद सिंह फूलन देवी से शादी करेंगे। संडे की उस कहानी के बाद अगले सप्ताह के संस्करण में मैंने यह कहानी कर दी कि फूलन देवी जेल से रिहा होने के बाद फूलन देवी का सबसे पहला जो सामाजिक या पारिवारिक कार्य है वो है उमेद सिंह से शादी करना। उस बीच फूलन देवी दक्षिण दिल्ली के घर में रहती थी, जहां अमिताभ बच्चन का घर है उसी के घर के आसपास फूलन देवी का घर था। जाना आना था, गए थे। उस दिन काफी सारे पत्रकार थे वहां पे, काफी सारे फोटोग्राफर्स थे खास करके। अरुण जेटली हिंदुस्तान टाइम्स के थे, आज नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। राज इंडियन एक्सप्रेस के थे, वो भी नहीं है। तो एवं क्रमेण वहां पे काफी सारे फोटोग्राफर्स थे। जैसे ही फूलन देवी मुझे देखी, वो उछल कर आई। आखिर जंगल की महारानी थी वो, एक जमाने में बिहारों की महारानी थी, और मेरा गड़वान पकड़ ली। जोर से उसने हिलाया हमारे गड़ेवान को, कॉलर को पकड़ के, और फिर बोली कि तुमने यह कहानी कैसे कर दी कि मैं उमेद सिंह से शादी करने जा रही हूं या शादी करूंगी। मैं मुस्कुरा दिया। मैं कहा कि फूलन, अगर तुम शादी नहीं कर रही हो या नहीं करोगी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे हाथ में मेरा कॉलर है, मेरा गड़ेबान है, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन अगर शादी कर रही हो तो लड्डू खिला दो। मेरे सामने फूलन की छोटी बहन मुन्नी खड़ी थी। मुन्नी हंस दी। फूलन को यह इस बात का अंदाजा लग गया कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मुन्नी ने दी है या उसके घर में जो भाभी है वो दी है। खैर, फूलन देवी के साथ जो सरेंडर के बाद 80 के दशक के बाद राजेंद्र चतुर्वेदी के सहयोग से या फिर एनवी सुब्रमण्यम जो संडे के ब्यूरो चीफ थे उनके सहयोग से जो एक संबंध बना था, उसके सरेंडर के बाद वो संबंध उसके जीवन के अंतिम दिन तक, अंतिम सांस तक रहा। मैं अभी रायसीना रोड रफी मार्ग के कोने पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे नया संसद भवन। समय का तकाजा देखिए, जिस फूलन देवी ने सन 83 से पहले अपराध की दुनिया में लिप्त थी, और फिर इंदिरा गांधी के पहल पे या तत्कालीन अर्जुन सिंह के पहल पे या फिर जो वरिष्ठ अधिकारी थे पुलिस के राजेंद्र चतुर्वेदी, उनके पहल पे फूलन देवी ने सरेंडर करने की बात सोची, और लोगों ने जब समझाया तो सरेंडर करने के लिए तैयार भी। लेकिन उसका एक शर्त हो गया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगी। शायद उसे उत्तर प्रदेश के पुलिस पे, तब उस जमाने के जो पुलिस थी उस पे उसे उसका विश्वास नहीं था। मध्य प्रदेश में 13 फरवरी 1983 को फूलन देवी सरेंडर की। समय का चक्र देखिए, जिस उत्तर प्रदेश पुलिस पे फूलन देवी का विश्वास नहीं था या उत्तर प्रदेश सीमा के अधीन फूलन देवी अपने आप को समर्पण नहीं करना चाहती थी, उसी उत्तर प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, इन तमाम लोगों के साथ समाजवादी पार्टी की नेता बनी हुई। प्रदेश उत्तर प्रदेश था, जहां जिस प्रदेश पर जहां की पुलिस पे उसे विश्वास नहीं थी।
फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ। जालौन जिले का एक गांव है गोढ़ा। गोढ़ा में मल्लाह जाति देवी दीन के लिए के घर में उसका जन्म हुआ था। फूलन देवी 6 संतानों में दूसरे नंबर पे थी। जिस समय उसका जन्म हुआ था, स्वाभाविक है, एक कहावत भी है कि गरीब को बेटी होना आज की तारीख में अभिशाप है। यह आज की भी बात है और उस जमाने में भी, जब जालौन में गोढ़ा पे गांव में जन्मी फूलन देवी, जो गरीब मल्लाह की बेटी थी, और बाद में उसी गरीबी के कारण बाद में जो उसकी स्थिति हुई और बाद में उसने उस स्थिति का जिस तरह से बदला लिया, वह स्थिति आज भी ही नहीं, आने वाले दिनों में, आने वाले कई वर्षों में इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। फूलन देवी के पिता के पास, देवी दीन के पास, कहते हैं कि सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी, और जब देवी दीन की मृत्यु हुई तो उस जमीन को उसका जो भाई था, फूलन देवी का जो बड़ा भाई था, उसे हड़प लिया। परिणाम यह हुआ कि फूलन देवी के पास या देवी दीन की जो संपत्ति थी उसका हिस्सा फूलन देवी के पास नहीं रहा। फूलन देवी के जन्म के बाद से फूलन देवी की मृत्यु तक या उसके मृत्यु के बाद भी फूलन देवी पे दर्जनों पुस्तकें लिखी गई हैं, दर्जनों फिल्म बनी, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन फूलन देवी के जब भी उससे मिलते थे, फूलन देवी हमेशा उसे एक बात का बहुत ही ज़्यादा रंजिश था कि अखबार वाले, खास करके जो छायाकार हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने उसके साथ बहुत दगा किया। स्वाभाविक है कि फूलन देवी बहुत शिक्षित नहीं थी और वह यह नहीं जानती थी कि भारतवर्ष के जो अखबार वाले हैं, चाहे दिल्ली के अखबार वाले हों, लखनऊ के अखबार वाले हों, मध्य प्रदेश के अखबार वाले हों, या भारतवर्ष के कोई भी अखबार वाले जिन्होंने फूलन देवी के बारे में लिखा, उनके बारे में तस्वीर छापा, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मल्लाह जाति की वो लड़की उत्तर प्रदेश के किसी गांव में ही दबी कुचली रह जाती। यह अखबार वालों के कारण या फिर छायाकारों के कारण, फोटोग्राफर्स के कारण ही फूलन देवी का नाम से शोहरत हासिल। लेकिन इस बात को वो समझने को तैयार नहीं थी। अनेकों बार हमसे जब मुलाकात हुई तो वो हमेशा यही, जैसे ही देखती थी तो गरेबान पकड़ के बोलती थी, मुझे जर्नलिस्ट से बात नहीं करना है। यहाँ तक कि वो अपशब्द का भी इस्तेमाल करती थी, बोलती भी थी। उन्होंने कई पत्रकारों को, खासकर कई छायाकारों का नाम गिनाई थी, जो दिल्ली के बड़े बड़े छायाकार हैं, जिन्होंने उसे बहुत विश्वास दिलाए थे कि उसके लिए वो करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन शायद उसके जीवन काल में उसे कुछ नहीं मिला। यह बात सिर्फ फूलन देवी नहीं, यह बात जब मैं बिस्मिल्लाह खान साहब पे काम कर रहा था, मोनोग्राफ ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2006 में, या 2002 से लेकर 2006 तक, उस जमाने में बिस्मिल्लाह खान साहब ने भी इस तरह की बातें बहुत बार की है कि बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि HMV के बारे में भी उन्होंने कहा कि लोगों ने तस्वीरें ली, लोगों ने शहनाई सुनी, शहनाई बजाए, लेकिन बहुत सारे लोग पैसे नहीं दिए। जब फूलन देवी की शादी हुई तो उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के लोग से कर दिया गया, जो अगर सामाजिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो यह सही नहीं था। लेकिन विवाह है, ससुराल गई, ससुराल के लोगों ने उसे सताना शुरू किया। यह सब बहुत तरह की बातें हैं, बहुत बातें हैं। और परिणाम ये हुआ कि वो घर वापस आती है। फिर घर आने के बाद में उसके जीवन में एक परिवर्तन होता है, उसकी सोच में एक परिवर्तन, और यह परिवर्तन अंततः उसे हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देता है। यह भी कहा जाता है कि जब फूलन देवी चंबल या फिर उत्तर प्रदेश का जो एक गिरोह था, उस गिरोह में जब आई
तो उस जमाने में एक थे सरदार बाबू गुज्जर। बाबू गुज्जर के बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें लिखे और यह भी कहा गया कि बाबू गुज्जर का फूलन देवी के प्रति सकारात्मक सोच था अथवा नहीं, यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके शरीर के साथ सकारात्मक व्यवहार हो, शरीर के साथ उसका संपर्क हो, यह सरदार गुज्जर बाबू गुज्जर जरूर चाहता था। बहुत बार उसने कोशिश भी किया। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की और इसी जबरदस्ती में विक्रम मल्लाह का अभ्युदय या उसका जन्म होता है। विक्रम मल्लाह बाबू गुज्जर के बाद या बाबू गुज्जर का जो व्यवहार था इसका विरोध किया। लेकिन बाबू गुज्जर जबरदस्ती करने की बहुत कोशिश की और परिणाम ये हुआ कि विक्रम मल्लाह बाबू गुज्जर को अंततः मार दिया। बाबू गुज्जर को जब विक्रम मल्लाह मार देता है तो विक्रम मल्लाह अपने आप को स्वयंभू जो गिरोह का सरदार घोषित कर देता है। बाद में यहीं से समय में बदलाव आता है और उस बदलाव में श्री राम और लाला राम जो जेल में थे वो दोनों वापस आते हैं। उनके आने के बाद में गिरोह में फूट पड़ता है और फिर विक्रम मल्लाह को भी मारकर फूलन देवी को बेमही ले जाया जाता। बेमही में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बात बदले की थी और बदले की आग में जो घटना हुई वह फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बना दिया। बेमही में फूलन देवी के साथ बहुत सारी यातनाएं हुई और सभी यातनाएं बदला का परिणाम था। बाद में 14 फरवरी 1981 को इसका प्रतिशोध लिया गया, जब बेमई में बहुत सारे में 21 लोगों को सामने खड़ा करके मार दिया गया। उस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति बचा था, वो थे चंद्र सिंह। सन 83 के पहले तक जब उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य गांव में फूलन देवी का त्राहिमाम था, छोटे छोटे खबर बनते थे। उस दिनों फूलन देवी को शायद लोग जानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही फूलन देवी सरेंडर करती है, भारत के बाजार में भारत के जो लेखक हैं, भारत में जो फिल्म निर्माता है, सभी भारत में जो राजनीतिज्ञ हैं, भारत में जो अधिकारी हैं, वो सभी लोग फूलन देवी को बेचने के चक्कर में आ गए। फूलन देवी का नाम, उसका शोहरत या उसकी जो उस जमाने में उसकी जो एक गरिमा थी, चाहे आपराधिक क्षेत्र में ही हो, उसे बेचने में लग गए। मैं फूलन से उसके सरेंडर से शायद 1 या 2 दिन पहले मिला था और उस टाइम में वो बिहार में ही रहती थी। पर हाँ, ये तय हो गया था उनके सरेंडर का मामला। उनके साथ पहले तो वो बहुत ही शक की निगाह से देखती थी, क्योंकि कैमरा उसके लिए बिल्कुल ही अजब दुनिया थी और वो बहुत वायलेंट थी बेसिकली। तो उससे काफ़ी हमारा झगड़ा सा रहा, क्योंकि वो हमेशा कैमरे को अटैक करती और एक कैमरा तोड़ भी दिया था उसने। तोड़ी भी? हाँ हाँ, उस टाइम में उठा के उसने बस ज़मीन पर पटक दिया तो टूट गया। लेकिन फिर हम थोड़ा उससे डिस्टेंस रख के चलने लगे, क्योंकि उसमें गुस्सा बहुत था और वो देखने में बहुत ही कमज़ोर सी और छोटी सी वो लगती थी लड़की। उसकी सिचुएशन में किसी को अगर गुस्सा आता भी है तो फिर वो जायज़। हमें लगा वो बहुत ही पीड़ित थी उस टाइम में और खैर कवरेज तो करी, उसका सरेंडर भी किया कवर। और उस समय आप इंडिया टुडे में थे? नहीं, मैं उस टाइम में आनंद बाज़ार ग्रुप, आनंद बाज़ार, टेलीग्राफ जी। टेलीग्राफ हाँ शुरू हो गया था 83 में। टेलीग्राफ 83 में था। तो अजीब व गरीब रहा उसके साथ। सरेंडर करा उसने, जेल तक गए हम उसके साथ।
लेकिन उसके बाद उसमें बहुत बदलाव आ गया। जेल में रहने के बाद वो काफ़ी बदल गई। फिर जब वो दिल्ली आई तब तो बड़े प्यार से मिलने लगी, बहुत खुल के बातें भी करती थी। उसकी शादी हो गई, उसका उसके घर गए, वो अपने हस्बैंड की। गुलमोहर पार्क गए थे आप? हाँ, गुलमोहर पार्क में था, मुझे इतना है हाँ। याद भी नहीं है। गुलमोहर पार्क में था। उसकी माँ और उसकी बहनें भी थी उसके पास। और उसका हस्बैंड उमेश सिंह था ना, उमेश सिंह। वो बड़ा फनी सा आदमी था, वो हर वक्त हंसता रहता था कुछ ना कुछ। तो काफ़ी टाइम हमने उनके साथ बिताया। असल में मैंने फूलन का जब वो जेल से छूटी तो वो भी पिक्चर खींचा था, और वो हम उसको समझते हैं कि जेल जेल से बाहर निकलने के बाद में यहाँ उतरते समय तस्वीर शायद आप ही की है। मेरी थी। आपकी वो तस्वीर 30,000 कोट 30,000 रिपोर्ट का, 30,000 कोट। जो हिस्टोरिकल एक हाँ, तस्वीर माना और जाता उसने एक बड़ी अच्छी सी स्माइल दी थी कि भाई वो पहचान गई, मतलब हैं, अभी भी चल रहा है। है। उस जमाने में कितने फोटोग्राफर्स थे आपके अलावे? नहीं, फोटोग्राफर्स तो काफ़ी थे। लेकिन फूलन से नजदीक। फूलों से नज़दीक मेरे ख्याल से मैं था और जगदीश भी था। जगदीश भी। जगदीश, हाँ, हम दोनों साथ ही काम करते थे। और जगदीश का काफ़ी उससे, जगदीश की हिंदी और उसकी उसके हिंदी लगभग। बहुत। और उसमें जो इंडिया टुडे के फोटोग्राफर थे, प्रमोद पुष्करना थे। प्रमोद के अलावे नहीं, प्रमोद के अलावे और कोई थे? प्रमोद था, और कौन था? भगवान नहीं थे। अच्छा, पवन सिंह नहीं थे। प्रमोद ही कवर क्योंकि हुआ। फोटोग्राफर की जब भी बात होती थी, कम से हाँ, कम 94 नहीं, मैं बोलूँगा कि ग्वालियर जेल के बाद से मैं संपर्क में जब आया, वो राजेंद्र चतुर्वेदी चतुर्वेदी का। कुल मिला के, तो 3 फोटोग्राफर्स का नाम वो हमेशा अपने जुबान पे रखती थी। अच्छा। 3, उसमें एक नाम आपका भी था हमेशा। नहीं, क्योंकि एक वो जो होता है ना, ब्रेकिंग द आइस वाला मामला हो गया तो था। भले उसका रंग काला था, लेकिन फूलन देवी माधुरी दीक्षित से अधिक सुंदर थी। उस जमाने में मनेका गांधी बहुत बड़ी राजनेता रही हो, क्राउड पुलर रही हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस जमाने में 94 के जमाने या 84 के बाद उस जमाने में फूलन देवी से बड़ा भीड़ इकट्ठा करने वाली क्राउड पुलर शायद भारतवर्ष में कोई नहीं था। मेधा पाटेकर मीडिया पे छाई रहती थी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब फूलन देवी का आगमन हुआ, मेधा पाटेकर अखबार के पन्नों से नीचे उतरने लगी। आज भारतवर्ष में या भारत के विधानसभाओं में, भारत के लोकसभा में या भारत के राजनीतिक गलियारों में सैकड़ों राजनेता ऐसे हैं जिनके बारे में या जिनके विरुद्ध बहुत सारे आपराधिक मामले चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के न्यायालय में आज तक करीब 5 करोड़ मुकदमा लंबित है, और उन्हीं 5 करोड़ मुकदमों में उन राजनेताओं के बारे में भी है, उन अधिकारियों के बारे में भी है, उन पुलिसकर्मियों के बारे में भी है। लेकिन आज उसकी मृत्यु के करीब 22 साल बाद भी फूलन देवी के परिवार को शायद समाजवादी पार्टी के नेता भी या भारत का कोई भी नेता जिसने फूलन देवी के नाम को, फूलन देवी की गरिमा को, उसके आपराधिक वर्चस्व को राजनीतिक गलियारे में भुनाया था, आज कोई नहीं है। आज कोई किसी को पूछता नहीं है। मैं अभी बैठा हुआ हूं उस जगह पे, उत्तरी दिल्ली के ओल्ड गुप्ता कॉलोनी में, हरफूल सिंह साहब के घर में। हरफूल सिंह साहब को फूलन चाचा मानी थी, और हरफूल सिंह साहब अपने करीब उस जमाने में वो करीब 60-62 साल के थे जब फूलन इस घर में आई थी। हम लोग तिहाड़ जेल से, शायद उस दिन 19 तारीख था, 19 तारीख था फरवरी महीने में, और फरवरी में 19 तारीख 1994, हम सभी लोग, हरफूल सिंह साहब, मैं और बहुत सारे लोग तिहाड़ जेल से हम लोग फूलन देवी को इसी घर में लाए थे जहां सुनीता जी बैठी हुई हैं, हरफूल सिंह साहब की बहू। इस जगह पे मैं बैठा हुआ था और सामने फूलन देवी बैठी हुई थी। हमारे दाहिने तरफ एक किचन है,
उस किचन में सुनीता जी की जो छोटी बहन यानी इनकी जो देवरानी है वो देवरानी थी। हम लोग सभी यहाँ, उसका नाम माया जेठानी माया जी यहाँ थी। हम सभी लोग, और हमारे सामने यहीं पे मुन्नी भी थी। उस दिन हम लोग फूलन देवी यहाँ पे थे। हमने उसे दुल्हन की तरह यहाँ से किंग्सवे कैंप जाने के बाद में मैं खुद अपने हाथों से एक महिला को जो श्रृंगार किया था विवाह के वक्त में, उस तरह से हमने उसके बिंदी काजल वगैरह सभी चीज हमने उसे सजाया था अपने हाथ से। ये भी गवाह है। और माया भी उस दिन थी। आज माया यहाँ पे नहीं है। सालों भी थी ऊपर ये पूरे परिवार लोग थे। और आज स्थिति ये है कि मैं 30 साल के बाद इस घर में आया हूँ। इस गली में नीचे मैं खड़ा होके सिर्फ इतना ही पूछा कि हरफुल सिंह साहब का घर यह है, तो सुनीता जी जैसे ही मुझे देखी हैं गली में खड़ा, तो एक बार तुरंत बोलती हैं, आप तो वही हैं ना शिवनाथ झा संडे वाले। मैं अवाक रह गया। मैं सोचता था कि मेरी ही याददाश्त बहुत तेज है, लेकिन सुनीता जी का जिस तरह से रिस्पांस मिला और उसी रिस्पांस के कारण मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, उस कमरे में जहाँ फूलन देवी को मैं लाया था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने हरफुल सिंह साहब ने ग्वालियर जेल से लेकर तिहाड़ जेल तक अपने जीवन की संपूर्ण कमाई को लगा दिया था, अपने परिवार में अपने बाल बच्चे को, अपने बहुओं को, अपने पोते पोतियों को, सबको कुछ पल के लिए छोड़कर फूलन को या फूलन की जो जिंदगी में एक बदलाव आए, उसके माथे पे जो डकैत का एक ठप्पा लगा हुआ है वो चीज हटे, एक सामान्य जीवन जिए, तो हरफुल सिंह साहब अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। यह अलग बात है कि उस जमाने में ये लोग थोड़े कम उम्र की थी, इनकी शादी हुई थी, इनके बच्चे भी नहीं थे उस जमाने में, और सभी लोगों ने अपोज भी किया था कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि घर बहुत बड़ा था, 5-5 बच्चे थे। लेकिन हरफुल साहब अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए उन्होंने अपने परिवार के साथ फूलन को सब चीज दिया। लेकिन तिहाड़ जेल से आने के बाद या फिर इस घर में 2 महीने रहने के बाद हरफुल सिंह साहब और हरफुल सिंह साहब के परिवार को जो मिला वो शायद नहीं मिलना चाहिए। मानवता, मानवीयता एक अलग चीज है, आर्थिक राजनीतिकरण अलग चीज है। लेकिन फूलन के रिलीज होने के बाद या फूलन का राजनीतिकरण होने के बाद या फूलन को राजनीतिज्ञ बनने के बाद हरफुल सिंह साहब पीछे चले गए। उस राजनीतिक दौड़ में सभी लोग, चाहे लेखक हो, पत्रकार हो, फिल्म बनाने वाले हो, किताब लिखने वाले हो, विदेशी हो, देसी हो, सभी लोगों ने फूलन के साथ अपना नाम जोड़कर पूरे पैसे की कमाई की, किताब बनाए, चाहे फिल्म बनाए, शेखर कपूर साहब। लेकिन सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने फूलन को एक नई जिंदगी दी, सलाखों के पीछे से निकालकर इस घर में, इस गुप्ता कॉलोनी के इस घर में लाए, यहां से फिर वो जो चिड़िया की तरह उड़ी, कभी अपने घोंसले में वापस नहीं आई, यह शायद एक तरह से दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि उसने, हरफुल सिंह साहब ने अपने संपूर्ण समाज को एक किनारे रखकर फूलन के साथ उनके पीछे जो खड़े हुए पत्थर की तरह, चट्टान की तरह खड़े हुए, वो चट्टान अंतिम सांस तक उसे वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उसे मिलना था या जिसका वो हकदार था। सुनीता जी, आप मुझे ये बताइए कि फूलन देवी का तो मार्केटिंग बहुत जबरदस्त हुआ। जेल से आने के बाद से लेके अभी तक सभी लोगों ने फूलन देवी को चाहे फिल्म के नाम से बेचा, पैसा कमाया। लेकिन जिस व्यक्ति ने, हरफुल सिंह साहब ने ग्वालियर जेल से लेके तिहाड़ जेल तक जिस तरह फूलन को मदद की थी, केस का ट्रांसफर से लेके उसका ट्रांसफर तक, जेल से छुड़ाना तक, यहां तक लाना, हरफुल सिंह साहब को क्या मिला?
सर बाबूजी हरफुल सिंह हमारे ससुर थे और जो है उन्होंने ग्वालियर जेल में जाके फूलन की काफ़ी मदद की थी और उनको अपनी बेटी बनाया। फूलन ने भी उनको चाचा बनाया। उन्होंने अपना जी जान से मेहनत करके उनको ग्वालियर जेल से दिल्ली तिहाड़ जेल में ट्रांसफ़र कराया और वहाँ से सर उनको रिहा कराया और रिहा करा के बाकायदा अपने घर में लेके आए ओल्ड गुप्ता कॉलोनी विजयनगर और करीब करीब 2 महीने तक वो रही यहाँ पे। बट फिर राजनीति ऐसी चली, ऐसा सब कुछ चला कि वो एक टाइम पे आके बाबूजी को बिल्कुल भूल ही गए और जिस बंदे ने इतनी जी तोड़ मेहनत की उनको क्या रिजल्ट मिला, उनका नाम आज तक कहीं भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सर बस ये अपना राजनीति के चक्कर में लोग आते रहे, लोग उनको भड़काते रहे। हमारे घर में रहती थी तो खूब अच्छे से रहती थी, सब खाना यहाँ पीना करीब करीब सब 2 महीने कुछ। के आसपास रही हाँ जी 2 महीने रही और यहाँ से गई है गुलमोहर पार्क। हाँ जी यहीं से गुलमोहर पार्क की है। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने शादी कर ली है और कोई उमेद नाम के व्यक्ति से। फिर उसके बाद में हमारा कोई लेना देना ही नहीं रहा, बाबूजी को भी उन्होंने कभी वो नहीं किया। मेरा जहाँ तक हमारा ख्याल है या हम लोग उस जमाने में जो लिखे थे कहानियाँ, हाँ जी उस कहानियों के हिसाब से हरफुल सिंह साहब का फूलन पे खास करके ग्वालियर जेल से लाने में, पिटीशन हाँ फाइल जी करने हाँ में जी हाँ वगैरह जी वगैरह जितने भी हाँ है, जी हाँ जी तो इनका करीब करीब लाखों लाख रुपया खर्च लाखों हुआ। लाख लाख रुपया खराब हो गया और तन मन से वो लगे हुए थे कि अपने समाज की बेटी है, मुझे इनको छुड़ाना चाहिए, मुझे इनको बाकी सबको रिहा कर दिया गया है पर इनको क्यों नहीं किया गया है। ये सब आते जाते रहते थे ग्वालियर जेल में, अपना सारा टाइम उन पे लगा के सब कुछ करके, बट बाद में रिजल्ट ठीक नहीं निकला। फूलन भी का भी व्यवहार वैसा ही रहा नहीं? तब तक यहाँ पे थे फूलन, महीना तक व्यवहार उनका अच्छा था। चाचा चाची मम्मी को जैसे बोलते थे, हम लोग भी उनकी सेवा में लगे रहते थे, खाना पीना सब टाइम से सब कुछ की भाई अच्छे से रहे, अच्छे से सब कुछ करे। और धीरे धीरे वही बस पार्टियां होने लगी तो उनका व्यवहार थोड़ा सा तो चेंज हो गया। राजनीतिक नेताओं का यहीं आना शुरू हुआ या यहाँ के जाने के बाद? यहीं से कुछ कुछ को तो आना शुरू हो गया था। पॉलिटिक्स का जो है सब लोग चाहते थे हमारे अंदर मतलब हमारे उसमें हो जाए, हमारे उसमें हो जाए और धीरे धीरे करके। यहाँ कभी मुलायम सिंह यादव आए थे? मुलायम सिंह का तो जी मुझे अभी इतना ध्यान नहीं है, शायद आए हों, कोई ना कोई तो नेता आए। मुलायम सिंह के कुछ आए थे लोग पर अभी मुझे अमर इतना ध्यान सिंह, नहीं है। मुलायम सिंह, क्योंकि समाजवादी पार्टी में उस समय। हाँ जी शायद आए हों। छावला में हमारा गांव है बाबूजी का, जो वहाँ पे गई थी, वहाँ पे भी अच्छी तरह से सब मिल के आई हैं सबसे। फिर आके यहीं पे आ गई थी, बस वो ही धीरे धीरे फिर जो चक्कर चल गया राजनीति का तो फिर पता ही नहीं चला, एक दिन के लिए वो चली गई उमेद के साथ। फिर उन्होंने उमेद से शादी कर ली। उमेद तो यहाँ भी आए थे ना? हाँ उमेद यहाँ आते जाते रहते थे। हाँ। बट जैसे ही वो यहाँ से एक दिन के लिए चली गई और हमें कुछ नहीं पता था, दूसरे दिन आई हैं तो वो शादी करके आई हैं उमेद से। अच्छा। जिस तरह से आप लोगों ने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी चीज उस महिला पे न्योछावर किया, उसके उत्तर में आपको ही नहीं आपके पूरे समाज को जो मिलना चाहिए था नेताओं के द्वारा, वो मिला या नहीं? नहीं सर, जो हमने अपने तन मन से उनकी सेवा की और बहुत अच्छे से मतलब रिलेशन थे, बट जो बाबूजी को चाहिए था कि अपना थोड़ा सा तो ये होए कि हाँ भाई मेरे चाचा ने या मुझे हरकुल सिंह ने मेरी इतनी मदद की है तो उनका नाम कहीं तो आना चाहिए। बट सर वो कहीं भी उस इंसान का नाम नहीं है। बाकी सब लोग ऐसे मतलब अंदर घुस गए कि सब लोग राजनीति वाले अपने अपने नाम के चक्कर में वो बाबूजी को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया। जो उनको मिलना चाहिए था उनके परिवार को या उनको ऐसा कुछ भी मतलब कहीं कोई जिक्र नहीं है। हरफुल सिंह के कितने बच्चे हैं? सर हरकुल सिंह के 5 बेटे हैं। अभी सभी हैं पांचों? हाँ एक एक्सपायर हो गए, रमेश चंद्र जी, जो उन्होंने भी उनको बहुत सपोर्ट किया था, ऊपर रहते थे जी। हाँ जी। और 4 बच्चे, उनकी पीढ़ियां हो गई, आपके पोता पोती सभी हो गए। हाँ जी। तो ये कहेंगे कि हरफुल सिंह साहब जो अपनी मानवता का या मानवीयता का जो उन्होंने उदाहरण दिया था अपने समाज के लिए, हाँ जी, या खास करके फूलन जैसी औरत के लिए, हाँ जी, वो उसका जो उन्हें मिलना चाहिए था, हाँ जी सर, वो कुछ नहीं मिला सर। चाहे अखबार हो, चाहे मतलब कोई पत्रिका हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फिल्म हो,
किसी बंदे ने जो कि हरफुल सिंह का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिन्होंने उनको इतना सपोर्ट किया। बस दुख की बात यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा तो बंदे को इतनी तो इंसानियत दिखानी चाहिए ना, कि भाई वो बंदा भी उनके पीछे सपोर्ट के लिए अड़ी खड़े हुए थे, तो उनका कहीं जिक्र तक नहीं है। इनके ऊपर जितनी किताबें बनी या इनके ऊपर जो हाँ। फिल्म बनी, उसका रॉयल्टी किससे मिला? उसका रॉयल्टी सर सब और कोई सब ले गए, पर उनको हरफुल सिंह को तो कुछ भी नहीं मिला ना, कहीं जिक्र तक भी नहीं है उनका। और हरफुल सिंह साहब, जहां तक मैं सोचता हूं कि हरफुल सिंह साहब को पैसे की लालच नहीं थी, उन्हें था कि उन्हें वो सम्मान मिले। सर उन्होंने पैसा अपना लगाया ही लगाया है, उनको कभी पैसे से ये नहीं था कि मैं अपनी समाज की बेटी है, उन्हें मैं अपनी बेटी बना रहा हूँ, छुड़ा रहा हूँ, तो सिर्फ अपने सम्मान के लिए, ये नहीं कि पैसे के लिए। उमेद उसको छोड़ के चले गए थे, और फिर हमने उसका थोड़ा हाव भाव देखा तो हमें लगा कि भाई ये शायद शादी करके आई हैं। हमने मजाक मजाक में बोल दिया, हम दोनों ने, माया ने और मैंने, कि दीदी आज शादी वादी करके आए हो क्या? तो वो हम पे भड़क गई, कह रही नहीं तुम्हें क्या है, ये है वो है, तो ऐसा बिछा क्या उछा लग बनी रहा हुई है थी। तुम्हें? हाँ, तो वो भड़क गई एकदम से। एक रात गायब भी रह के आई थी, तो दूसरे दिन आई थी, तो हमें लगा कि भाई ये शादी वादी करके आई है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने कोई शादी वादी नहीं की, और तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, और जो है फिर वो बस 2 दिन के बाद ही यहाँ से चली गई। चली गई। आप हरफुल सिंह साहब के सबसे छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे की छोटा बेटे का नाम बता दो। छोटे बेटे अशोक कुमार की बेटे की बहू हूँ। हरफुल सिंह की आप हो गई पोते पोते की बहू। पोती। तो जिस समय फूलन यहाँ आई थी, उस समय तो आप नहीं, उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं थी। मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं। तो घर में सभी लोग इस तरह की बातें, फूलन के बारे में बातें आप सुनी होंगी। बस थोड़ा बहुत सुनी थी, ज़्यादा नहीं सुनी, क्योंकि ज़्यादा जिक्र भी नहीं, ना मैंने किया ना सामने से किसी ने मेरे को बताया। सिर्फ इतना बताया था जब मैं यहाँ आई थी कि यहाँ फूलन देवी आके कुछ टाइम रह के यहाँ से गई हैं, और दादा ने उनको सपोर्ट करा था बहुत ज़्यादा। और बस मुझे इतना ही पता था कि सपोर्ट करा है उनको, पॉलिटिक्स वगैरह के साथ जाते थे, आते थे, उठते थे, बैठते थे, बस मुझे इतना पता है। भारत के समाज में चाहे अपराधी हो या सामान्य व्यक्ति, उन्हें न्यायपालिका के प्रति जितना विश्वास है शायद किसी को होगा, लेकिन न्यायपालिका में विश्वास होने के बावजूद आज 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमा न्यायपालिका में लंबित है। स्वाभाविक है कि जब मुकदमों का लंबन अधिक समय लेगा तो विश्वास कम होता जाएगा। इस देश में कार्यपालिका पे लोगों का कितना विश्वास है यह लोग जानते हैं, विधान पालिका पे कितना विश्वास है यह लोग जानते हैं। अंततः लोगों का विश्वास सिर्फ एक जगह आके अटकता है, और वह है न्यायपालिका। हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था को बहुत दुरुस्त करना होगा।